करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में ही ये बोला जाता है कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर्स को पढ़ना भी बहुत अलग ही होगा। आपको लग रहा है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपने अच्छा खासा समय दिया है उसके ऊपर। सो अगर आपके पूरे प्रिपरेशन का अगर हम ये बोलें कि 20% भी अगर करंट अफेयर्स पे जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप सही तरीके से पढ़ें। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो लगभग अपने पूरी तैयारी का 30% तक करंट अफेयर्स को देते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीजन उसका ये रहता है कि वो करंट अफेयर्स गलत तरीके से पढ़ते हैं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए या ऐसे किसी एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। आप करंट अफेयर्स मैगजीन बाजार से खरीद करके ले आए और ये आप खुद को समझा रहे हैं कि हाँ भैया हमने करंट अफेयर्स कर लिया तो हो जाएगा। आज हमारी जो बात होगी वो इसी पर होगी। मेरा नाम अमित पाठक है और मैं यूपीएससी में पिछले 14 साल जुड़ा हुआ हूँ। सो हम 1 या 2 मिनट वेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। और आज हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके पूरे प्रिपरेशन में एक अच्छा चेंज लाएगा, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि सब लोग आ जाएं। ठीक है, तो बेसिक हमको क्या है, बेसिक हमको क्या समझना है इसमें कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो करंट अफेयर्स पूछता ही पूछता है। स्टेट पीसीएस में यूपीएससी जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, इसमें बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है और अगर करंट अफेयर्स आपने गलत पढ़ लिया, गलत तरीके से पढ़ लिया, तो आपका समय बर्बाद होगा उसमें, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स को सही तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है ये आपके लिए गेम चेंजर हो। क्योंकि एक ही टॉपिक को दो अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं और वो करंट अफेयर्स है, और अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है, हो सकता है कि ये गेम चेंजर हो जाए आपके लिए। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल ही अलग होता है। और मैंने करीबन मैं बोलूंगा 20-22 चीजें हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं, और फिर उसको यूज करके मैंने उन पेपर्स को सॉल्व किया है 2016, 17, 18, 19 से। जब मैंने सॉल्व किया तो देखा मैंने कि एक अप्रोच होता है, एक तरीका होता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि यूपीएससी के करंट अफेयर्स के साथ कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं जिनको हम बोलते हैं भ्रांतियां। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप इस चीज को अच्छे से कर लेते हैं वैसा जैसे मैं बताने वाला हूं, तो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। बस हम थोड़ा सा समय लेंगे, सब बताएंगे। आपका नाम SG310 है, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, कुछ स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने इस पूरे करंट अफेयर्स के सेशन को ऐसा बनाया है कि आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन इस सेशन के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
ठीक है, तो नीव आईएएस की तरफ से ये प्रेजेंटेशन है, दिस इज अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम नीव आईएएस। और इसको समझना जरूरी है आपको, क्योंकि देखिए, 1 मिनट का समय दीजिएगा, कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना कि होता क्या है, करंट अफेयर्स करते कैसे हैं। ठीक है, ये है आपका करंट अफेयर्स का पार्ट। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मिथ, जो बहुत लोग गलत तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये जानते हुए भी कि करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, अब देखिए, हम सब ये जानते हैं कि जब हम करंट अफेयर्स वाला पार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इन सब में, वो ये रहता है वो ये रहता है कि आपका करंट अफेयर सही तरीके से हो। करंट अफेयर्स आपका सही तरीके से हो। आजकल यूपीएससी पिछले 4 साल से 2022 से एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दी है जिसमें करंट अफेयर के एप्लीकेशन वाले पार्ट आने लग गए हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे वैसे ही टॉपिक्स पे, वैसे ही क्वेश्चंस पे जिसमें वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए, पिछले कुछ समय से क्यों यूपीएससी ने इस ट्रेंड को चेंज किया, और कुछ लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। कुछ चीजें मतलब कि जो पिछले 10 साल 12 साल से इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं कर पाए इसको। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए, जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स था, डायरेक्ट करंट अफेयर्स जो ब्लू कलर से आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो ये लगभग 10 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ये नंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ 2021 में, 2022 में, 2023 में। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 2023 जो है वो यूपीएससी का एक ऐसा साल था जिसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए। लेकिन यूपीएससी यहाँ रुका नहीं। यूपीएससी करता क्या है, यूपीएससी करंट अफेयर्स तो है अपनी जगह, आपके जो ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्टैटिक पार्ट बोलते हैं, जो करंट अफेयर्स नहीं है। उदाहरण आपको मैं देता हूं, जैसे न्यूटन का लॉ तो करंट अफेयर्स है नहीं, पिछले 200 साल से वो वही का वही है। लेकिन यूपीएससी ने किया क्या, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो 60% आपके डाउट्स, आपकी तैयारी यहीं पर हो जाएगी अभी 1 घंटे के अंदर। ठीक है, देखिए, यूपीएससी ने किया क्या, करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और ये है वो पार्ट, और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जिसको फ्यूज कर दिया गया स्टैटिक सब्जेक्ट में। ये इकोनॉमिक्स में देखने को मिला, इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट में देखने को मिला, इन सब में ये देखने को मिला। तो आप ये देख सकते हैं इस ग्राफ में कि डायरेक्ट करंट अफेयर क्वेश्चन पूछना यूपीएससी ने धीरे धीरे करके कम कर दिया। और लोगों को ये लगा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, लोगों को ये लगा कि यूपीएससी अब करंट अफेयर्स नहीं पूछ रही है,
यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछ रही है, बस उसका रूप बदल दिया गया है, उसको स्टैटिक पार्ट से जोड़ दिया गया। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको अभी बताया, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स 2023 में आए थे, और अगर हम 2020 से लेकर के अभी तक की बात करें तो देखिए करंट अफेयर्स कैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ। पहले 10, 12, 14, 18, यहां पर आकर यूपीएससी और स्टेट पीसी, यूपीएससी खासकर रुक गया। लेकिन वो एक चीज का ध्यान रखा, उसने ये देखा कि जो लोग यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं ना, वो स्टैटिक पार्ट तो कवर ही नहीं कर रहे हैं। स्टैटिक पार्ट का मतलब वो पार्ट होता है जो आपके सिलेबस में है, इतिहास, ज्योग्राफी एटसेट्रा। भाई ज्योग्राफी में आपको ये तो पता होना चाहिए कि वोल्केनो का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या है, वोल्केनो क्या चीज, एक पहाड़ और एक वोल्केनो में अंतर क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने ये आइडेंटिफाई किया कि पेपर लोगों को कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इस पार्ट को, जो स्टैटिक पार्ट है, उसको लोग पढ़ ही नहीं रहे। खासकर इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब वाला पार्ट लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो यूपीएससी आप खुद देखिए 24, 25 और 26 में डायरेक्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछना यूपीएससी ने बंद कर दिया। ये इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एनालिसिस, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट लोगों ने आज तक नहीं देखा, उन लोगों ने देखा ही नहीं। और आज भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बगैर ये जाने कि भाई यूपीएससी नहीं पूछ रहा अब आपसे करंट अफेयर्स, आप अपना समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं। अब यूपीएससी क्या पूछ रहा है, यूपीएससी कर क्या रहा है, आपके स्टैटिक पार्ट में उसको जोड़ते जा रहा है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में यूपीएससी उसको जोड़ते जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इससे जुड़े हुए कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ मिथ्स हैं, और वो क्या क्या है। सबसे पहला, लोगों को ये लगता है कि हम मुझे हर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जो भी बाजार में न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, ये सारे न्यूज़पेपर हमको पढ़ने पड़ेंगे। ये एक अवधारणा है, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमको सिर्फ एक या दो, आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा पसंद आता है। लेकिन जो मैंने देखा है, मैक्सिमम लोग द हिंदू, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। इससे आगे तो आपको जाना ही नहीं, क्योंकि इसके आगे आप जाएंगे तो फिर तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, टेस्टिमोनियल देखेंगे उनके, जिन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन को टॉप किया है, तो वो तो ये भी कहते हैं कि एक ही काफी है, एक ही काफी। क्योंकि न्यूज तो एक जगह पर एक ही तरीके के न्यूज होंगे ना, न्यूज तो बार बार बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहें तो दो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको ये लगता है कि जितने ज्यादा मेरे सोर्स होंगे उतनी ज्यादा मेरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है? अब आप बुक्स पर बुक्स खरीदना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बुक्स खरीदते हैं। अब बाजार में जाएंगे, देखेंगे वहां पर हर एक तरीके की किताबें हैं, माइंड मैप्स है, करंट अफेयर्स है, एक एक सब्जेक्ट्स पे बुक बनी हुई है, अलग अलग तरीके के, मतलब आपको भरी हुई है पूरी किताबों से बाजार। आप क्या क्या खरीदेंगे वहां जाकर के, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप इस सोच में हैं कि ज्यादा सोर्स, ज्यादा बुक्स, ज्यादा स्टडी मटेरियल अगर आप यूज करते हैं तो आपकी तैयारी ज्यादा होगी। ये एक दूसरा बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, ये एक मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको करना क्या है, अपने रिसोर्सेस को बहुत ही सीमित रखना है। ठीक है, कम से कम बुक पढ़ना है, कम से कम बुक पढ़ना है आपको। लेकिन वो बुक्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, वो बुक्स ऐसे होने चाहिए जो आपके, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको ऐड कर लूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो रिसोर्स है, जो रिसोर्स है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप कम से कम बुक यूज कीजिए, कम से कम बुक यूज कीजिए, लेकिन वो बुक्स जो है, जो मैं आपको बता रहा था कि अच्छे बुक्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छे बुक्स होने चाहिए, और बाजार में, और आपको आपके जो टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे कि कौन से बुक्स अच्छे हैं। लिमिटेड, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ज्यादा सोर्सेस का मतलब, ज्यादा सोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ये एक अवधारणा है, इससे आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ाई की, अभी तक जो हमने सीखा, उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। अभी तक जो हमने देखा, उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं, तो इसको हमको लिमिटेड रखना है। ठीक है, SG310, सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, आपको दूसरी गलती बताते हैं करंट अफेयर्स में क्या की जाती है। और वो ये है कि हमको ये लगता है कि करंट अफेयर्स जो है ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल एक अलग सा सब्जेक्ट है, अलग विषय है, और इसको हम कभी अलग बाद में पढ़ लेंगे। और हमारा जो अपना है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब जो हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। और उसी तरीके से करंट अफेयर भी एक सब्जेक्ट है। तो हमने एक तरफ अपने सब्जेक्ट्स को रख दिया, एक तरफ हमने करंट अफेयर्स को रख दिया। और यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं, दिमाग से तेज होते हैं, यहाँ पर आकर के वो मिस्टेक कर जाते हैं। हमको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो अपने सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है। अब आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक छोटे से पार्ट में मैं आपको नोट्स कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये एक मेन सब्जेक्ट है। और कभी कभी एक या दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में हजारों स्टूडेंट्स का गैप आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, देखिए बच्चों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की। ये क्लास 6, 7, 8 की तैयारी नहीं है, जहां पर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक जागरूकता लानी है अपने अंदर, वो आपको समझना है, वो आपको समझना है। ठीक है, लिखते तो हम तब थे जब हम क्लास 8, 9 में थे,
उस समय पढ़ने का तरीका अलग होता था, कॉलेज में पढ़ने का तरीका अलग होता है। अब जैसे मैं आपको ये बोलूं कि चलिए मुझे ये बताइए कि आजकल जो कुछ लॉज हैं, या ईरान और यूएस ये जो है इसके बीच में जो भी चल रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक कॉपी बना करके रखी होगी इसके ऊपर कि भाई पहले मैं वो कॉपी से पढ़ करके आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ चीजें आप समझते हैं, कुछ चीजें आप खुद से निर्णय लेते हैं कि भाई यूएस जो है वो पूरे विश्व पर अपना एक तरीके का एक छाप छोड़ना चाह रहा है, थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमको समझनी रहती हैं। तो हर एक चीजों को हमको नोट्स नहीं बनाना रहता, कुछ चीजें हमको समझनी है बस। जब हम मेंस में लिखेंगे आंसर, तब जा करके ये सारी चीजें जो हमने समझी हैं, तो हर एक इंसान अलग होता है। देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट जो होता है, कोई भी स्टूडेंट वो वीक या स्ट्रांग नहीं होता। हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है ना। तारे जमी पर ये में यही बताया गया है। तो हर एक स्टूडेंट जो है वो या फिर तो यूनिक होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हो सकता है उसका मैथ्स अच्छा ना हो, है ना। तो मैथ्स के बेस पे आप किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकते कि वो वीक स्टूडेंट। तो जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं, तो जो भी आपने अभी तक समझा है, अब समझने के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, आपके क्लास नोट्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, और आपकी एक खुद की सोच है। इन सब को आपको उस पर लिखना है। ठीक है, तो हर एक चीजों को हमको नहीं लिखना है जो करंट अफेयर्स करते हैं। जो पांचवी गलती, पांचवी अवधारणा है, जो मिथ है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो ये है कि करंट अफेयर्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरा मिस्टेक। आपको ये लगता है कि मेंस में तो हमको एक इन डेप्थ आंसर लिखना पड़ेगा, है ना, इन डेप्थ आंसर लिखना पड़ेगा मेंस में। तो हम उस समय तो जो करंट अफेयर से प्री में यूज हो गया वो नहीं होगा, नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, करंट अफेयर्स जो होता है वो प्री और मेंस में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कैसे? जब हम प्री में यूज करते हैं करंट अफेयर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपके तैयारी में बिल्कुल बदलाव ला दे, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कोई भी करंट अफेयर्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, उसके कुछ फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्कीम पता होनी चाहिए आपको, कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। जीएस 3 का पेपर देखें तो आपको स्पीसीज पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें आपको बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, किसी भी करंट अफेयर्स की, उसका उसका असर क्या पड़ रहा है। ठीक है, क्या सरकार की कोई योजना है उसमें, कोई सरकारी योजना, इनिशिएटिव ऐसी कुछ है? इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे आगे की टॉपिक में। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए बराबर रूप से इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, होता ये है कि हम क्लासेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और करते क्या है कि करंट अफेयर्स को बाद के लिए रख देते हैं कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। और ये होता है आपकी ओर से किया गया सबसे बड़ा मिस्टेक। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन में जो भी चीज आप बाद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं,
लेटर पार्ट के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपके लिए एक तरीके का बोझ रहेगा। ठीक है, वो आपके लिए बोझ बनता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप ठीक है इसको ना नोट भी कर लीजिए कहीं कहीं पर, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो कभी भी इसको हमको आगे के लिए नहीं छोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, सॉरी। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट अभी तक स्टूडेंट इसमें? ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा 2029 का है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस ईयर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उस ईयर का जो करंट अफेयर्स है, क्या वो आपको करना है, या कितने ईयर्स का जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ इसमें 27 में देंगे, कुछ 28 में देंगे, कुछ 29 में देंगे। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना, याद नहीं रख पाने तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, तो कभी भी करंट अफेयर्स को हमको बात के लिए नहीं रखना है। ठीक है, बात के लिए कभी मत रखिएगा, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा, एक जिसको बोलते हैं फंदा, ट्रैप जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब लोग करते क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज तो पता होगी कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है ये तो आप लोगों को पता होगा। देखिए स्टैटिक पार्ट जो होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स्ड होता है। लेकिन डायनेमिक पार्ट जो है ये आपके इंफॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और यही होता है डायनेमिक पार्ट हमारा, जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो लोग एक गलती करते हैं, वो करते क्या है, अपने लिए स्टैटिक पार्ट का एक अलग टाइम सेट करते हैं, और करंट अफेयर के लिए अलग टाइम सेट करते हैं। यही वो जगह है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन, जो नोट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको बनाया कैसे जाता है। अगर ये आपकी नोटबुक है, और अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ लिखना है। ये वाला भाग जो है इसमें आपको नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि वेस्ट एशिया यानी कि ईरान, यूएस, इसराइल, ठीक है, इन तीन को कोई लेते हैं, कैसे ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने इसमें कोई, अगर आईआर सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, आईआर में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए ये जगह खाली छोड़ दी जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सुना हो अभी तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो है B2 बॉम्बर। ठीक है, तो B2 बॉम्बर नाम कैसे आया? B2 बॉम्बर जो था, B2 बॉम्बर जो था वो यूपीएस, जो यूएसए जो था, वो आपके यूपीएससी के थोड़े से सिलेबस को बढ़ाने के लिए ही आया है। हुआ ये कि बहुत समय के बाद, मतलब आप लोगों ने शायद ही, आप
देखा हो B2 बॉम्बर का इसके पहले कोई भी यूज। जो B2 बॉम्बर था वो पहली बार यूज हुआ जिसमें बंकर बस्टर में मिसाइल ये सब उसमें यूज हुए। तो B2 बॉम्बर जो था वो पहली बार यूज हुआ इसमें। और अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप उसको इस पार्ट को कवर कर रहे हैं तो पहली बार जब आप देखेंगे ना तो B2 बॉम्बर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखिए। एक बंकर बस्टर मिसाइल है वो यहाँ पर लिखिए। तब जा करके आपका स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट एक साथ होगा। नहीं तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको स्टैटिक पार्ट अलग करना पड़ेगा, करंट अफेयर पार्ट अलग करना पड़ेगा। ये एक और गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगली चीज की। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट लोगों को ये लगता है ना कि जैसे इंडिया ईयर बुक है या इकोनॉमिक सर्वे या पीआईबी का प्रेस रिलीज है। वैसे देखिए, पीआईबी का जो इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत डिटेल होता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ होता है। लोग पढ़ते जरूर हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं तो मना करता हूँ स्टूडेंट्स को। वो फैकल्टीज जो टीचर होते हैं वो पीआईबी के नोट्स पढ़ के आपको बता देते हैं कि भाई ये चीजें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जो इंडिया ईयर बुक है या इकोनॉमिक सर्वे है इसको आप छोड़ सकते हैं और यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को जा सकते हैं। आप ये देखिए कि ये रिलीज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही और इसमें नॉलेज तो आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? आपको जान करके हैरानी होगी कि दो इकोनॉमिक सर्वे का 12वां चैप्टर जो है, 12वां चैप्टर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखा हुआ है। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में ऐसा देखा गया है कि अमूमन एवरेज, अगर हम एवरेज निकालें तो 12 से 15 लाख स्टूडेंट हर साल यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। मेंस तक आते आते ये नंबर हजारों में हो जाती है। और सिलेक्शन कितना होता है? कभी कभी 1000, नहीं तो उससे भी कम। तो ये 12 लाख से 15 लाख का जो डिफरेंस आता है वो कैसे आता है? वो इसी से आता है कि लोग इस चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता। आप दिन भर में 4 घंटे करंट अफेयर्स में दे तो रहे हैं लेकिन पढ़ क्या रहे हैं आप? आपके 4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं या 4 घंटे यूटिलाइज हो रहे हैं? तो ऐसे रिपोर्ट्स जैसे इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए जरूरी है। इसको हम बोलते हैं मैंडेटरी है, तो इसको जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगेन ये आपको एक तरीके का बेनिफिट देगा, ये आपको एक एज देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो करंट अफेयर्स का जब हम एग्जाम लेते हैं ना तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो वही सारी चीजें फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो इसमें आप लोगों को लगता है करंट अफेयर्स का कि मुझे हर नंबर, डेट, है ना, आपको लगता है कि मुझे डेट, नेम, प्लेस, मतलब नंबर का गेम है, स्टैटिस्टिक्स, ये सारा कुछ हमको रटना पड़ेगा। बिल्कुल भी गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको जैसे रैंक वगैरह है, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। लेकिन कुछ कुछ रैंक, कुछ कुछ नंबर मायने रखते हैं। उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे होता क्या है कि हमारे भारत देश के ऊपर बाहर से साइबर अटैक्स होते हैं।
और आपको जान करके ये हैरानी होगी, आपको जान करके हैरानी होगी, 1 मिनट का 1 सेकंड मुझे समय दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बोल रहा था कि कुछ कुछ रैंक, कुछ कुछ नंबर, डेट हमारे लिए एक आध गिने चुने होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो हमारे ऊपर कई साइबर अटैक हुए थे। साइबर अटैक्स में जैसे हम सब जानते हैं कि आजकल ज्यादातर चीजें तो कंप्यूटर से चलती हैं, बैंकिंग, रेलवे, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें। उसमें मुंबई में जो वाटर सप्लाई था, इसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया था साइबर अटैक के फॉर्म में। तो ये तो हमको पहले से पता था कि यहाँ करेंगे, नहीं तो कहीं और करेंगे, तो हमारी तैयारी थी। तो एक रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें भारत का आपको रैंक पता होना चाहिए। ये वो नंबर है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी के नंबर, स्टैटिस्टिक्स, डेट वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में जो भारत है, वो पिछले कई सालों से 10, 11 इसके आसपास रहता है। कभी वो 10 हो जाता है, कभी वो 11 हो जाता है, कभी कभी 9 हो जाता है। पिछले मैं आपको 8, 10 सालों का एक आंकड़ा बता रहा हूँ, एक रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब आप पूछेंगे सर इसमें नंबर 1 पे कौन है, आपके अंदर ये क्यूरोसिटी तो होगी। नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि 911 के बाद उन्होंने काफी चेंजेस किए इस पे। ठीक है। तो ये आपको एक दूसरी दूसरी गलत अवधारणा, गलत मिथ जो आपको दिमाग से निकालना है। आप करंट अफेयर्स की एक मैगजीन खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्चिंग स्टेशन में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर रॉकेट लॉन्चर्स दिखेंगे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दिखेंगे। तो आपको लगेगा कि क्या हमको सब नंबर भी याद करना पड़ेगा, PSLV-C-35, PSLV-C-46। ये सारे नंबर आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने। जो आपको रेलेवेंट है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये आपको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एक और गलत मिसकंसेप्शन की, और वो ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिलेशन या वर्ल्ड करंट अफेयर जो है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपने राज्य में, हम अपने आसपास जो भी जो चल रहा है, वो हम पढ़ लेंगे और हमारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, आप खुद जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये एक छोटा सा स्ट्रेच है, 22-25 किलोमीटर का। भारत में भी नहीं है, लेकिन इसके कारण पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, उस पर असर पड़ा। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर कोई भी चीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, कोई भी चीज रशिया में हो रही है, तो उसका असर भारत पे नहीं पड़ेगा। तो हमको इस चीज के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि जब हम न्यूज पढ़ें न्यूज़पेपर से, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ग्लोबल करंट अफेयर है, उसको तो हम बिल्कुल पढ़ें। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, आप सब जानते होंगे एक नाम, जिसका नाम है यूरेनियम।
ठीक है, ये नाम आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ नाम यूरेनियम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर हम बाजार भाव के उससे देखें तो ये हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम जापान से मंगवाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ होता है, फ्लड आ जाता है, या फिर वहाँ की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ भी वहां पर होता है जिससे यूरेनियम आना बंद हो जाता है, तो होगा क्या? भारत पे तो असर पड़ेगा ही उसका, है ना? भारत पे तो असर पड़ेगा उसका। ठीक है, तो होगा ये कि हमको करंट अफेयर्स उसके भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। हमने अभी तक 10 करंट अफेयर्स पढ़े हैं। बताइए इसमें से ऐसा कोई भी आपको जिसमें कुछ डाउट लग रहा है, या उसमें आपको कुछ और भी जानना है, तो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल फ्री होकर के आप लोग बात कर सकते हैं, है ना? दिव्यांशु, प्रदीप, सतीश, तुलसी, विपनेश, सतीश, अनुपम, बिल्कुल फ्री होकर के पूछिए कि सर ये So वाला। I have a doubt. हाँ, डाउट पूछिए तुलसी। सर जो स्कीम्स होती हैं स्टेट लेवल की होती हैं इनकी छोटी हाँ, मोटी स्कीम्स होती हैं तो क्या उस पर फोकस करना जरूरी होता है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल तुलसी ने पूछा है, और मैंने इसको अपने स्लाइड में इंक्लूड भी किया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, मेरे ख्याल से एक दो स्लाइड के बाद ही वो आने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मेरे ख्याल से एक या दो स्लाइड के बाद ही वो आएगा। ठीक है, उसके पहले हम ये देख लेते हैं न्यूज़पेपर वाला। न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल ये जो है हम छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि एडिटोरियल क्या पढ़ना है, ये तो किसी व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन सा दिया हुआ है। ये एक ओपिनियन है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उससे हमको क्या करना है? हम तो फोकस करेंगे जो न्यूज है, डेवलपमेंट है, उस पर। ठीक है, तो हम करते क्या है, एडिटोरियल को छोड़ देते हैं। लेकिन एडिटोरियल जो है, इस चीज का ध्यान रखिए, एडिटोरियल जो है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा हुआ एक इंफॉर्मेशन है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। न्यूज तो आप पढ़िए ही, लेकिन एडिटोरियल भी पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ने के लिए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि एडिटोरियल किसी बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें लिखने वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभी खुद भी सिविल सर्वेंट होते हैं, या फिर एक ऐसे पोजीशन में होते हैं जिनके पास जानकारी बहुत होती है। उदाहरण के तौर पे शशि थरूर। शशि थरूर, ये सब नाम मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं जो शायद आप लोगों ने सुना होगा। वंदना, वंदना शिवा, उसके बाद हम्म, प्रीतीश नंदी। आप लोगों में से कितने लोगों ने डाउन टू अर्थ मैगजीन का नाम सुना है? मेरे ख्याल से सुना होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे आर्टिकल्स, जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल यूपीएससी में, तो ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो शशि थरूर, वंदना शिवा, प्रीतीश नंदी, सुनीता नारायण जो है वो डाउन टू अर्थ मैगजीन की एडिटर है। तो जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ते जाएगी, जैसे आप 27 में दे रहे हैं, 28 में दे रहे हैं, या 29 में दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपको इंफॉर्मेशन इसका मिलते जाएगा। आप खुद से जान जाएंगे कौन है सुनीता नारायण,
वंदना शिवा कौन है, ये सारी चीजें। तो एडिटोरियल भी पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो है ही, बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि पहले हम अपना स्टैटिक पार्ट कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम 6 महीने पहले प्रीलिम्स के कैलेंडर देख करके करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत दुखद होता है, बहुत ज्यादा दुखद। क्योंकि होता ये है कि देखिए, आपके पास वैसे ही समय कम रहता है जब प्रीलिम्स पास आने लगता है, उस समय आपको रिवीजन करना चाहिए। और आपने किया क्या है? आपने किया क्या है? आपने उसके लिए पहले से ही पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का एक सब्जेक्ट रखा हुआ है पाइल अप करके, कि हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उस समय। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आज की तारीख से अगर मैं तैयारी करना स्टार्ट करता हूं यूपीएससी की, आज के पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था यूपीएससी के बारे में, तो मैं आपको अगर बताऊं तो थोड़ा सा भी कंटेंट, थोड़ा सा भी जानकारी मुझे मिलेगी अगर इसमें, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने वेट करूंगा और उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि करंट अफेयर्स सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। करंट अफेयर एक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर डायरेक्ट नहीं पूछती और उसका नंबर भी कम हो गया है। वो इंटीग्रेटेड होकर के पूछती है, वो जोड़ करके पूछती है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं आज से, तो पहले तो मैं कुछ पढ़ूंगा ना, तब तो मुझे पता चलेगा कि करंट अफेयर्स किस चीज का पढ़ना है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा, वो 15 दिन या 1 महीने में हो जाएगा, मैं करंट अफेयर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। करंट अफेयर्स को कभी भी अलग नहीं रखना है ये सोच करके कि वो तो प्रीलिम्स का पार्ट है। बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा। ठीक है, ये एक चीज है जो 13वां नंबर मैंने इसको रखा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझिए, मैगजीन जो आते हैं ना, मंथली मैगजीन आपने देखा होगा बाजार में, या कंपाइलेशन जो होते हैं, लोगों को लगता है कि भाई ये जो है ये काफी है हमारे लिए, और इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और इससे ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये एक अगेन बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। कभी भी इस ट्रैप में मत फंसिएगा। आपको, देखिए, आप एक चीज को समझिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसको पास करके आप एक बहुत ही बड़े ओहदे पर जाकर के बैठेंगे। आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, रेवेन्यू सर्विस में जाएंगे। तो ऐसी जगह पर जाने के लिए एक तरीके का ना आपका लाइफ स्टाइल होता है। तो आज से ही आप स्टार्ट कीजिए, आज नहीं तो कल से स्टार्ट कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, अब देखिए, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के इरादे से मत पढ़िए कि हमने पहला पन्ना उठाया और आखिरी तक हम चले गए, ये जानने के लिए कि भाई आज हुआ क्या क्या। तो आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लोकल आपकी गली मोहल्ले इधर उधर में कहीं पर कोई गड्ढा खुदा हुआ है, आप वो भी पढ़ रहे हैं। खुद सोचिए, क्या यूपीएससी ये सवाल पूछेगी आपसे? कभी नहीं पूछेगी। तो ध्यान से पढ़िए और ये सोचिए कि क्या यूपीएससी ये सवाल पूछ सकती है। अगर पूछ सकती है, उसको पढ़िए। मंथली मैगजीन जो है, मंथली मैगजीन कंपाइलेशन का मतलब इकट्ठा करना। तो इकट्ठा किया हुआ एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। सिर्फ उसको पढ़ करके आप अगर मान लीजिए 10 दिन में एक बार पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी के करंट अफेयर सॉल्व हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। तो इस ट्रैप में आप मत पड़िएगा। ठीक है तुलसी, ये रहा आपका वो सवाल जो आपने पूछा था, जो मैंने बोला बहुत जरूरी है। देखिए, हर साल और पिछले कई सालों से कुछ सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह जो हैं वो चल रही हैं।
अब अगर वो 200 चल रही है तो आपको याद कैसे रहेगा? ठीक है। तो लोग एक गलती करंट अफेयर्स में यहाँ भी करते हैं, उनको ये लगता है कि हम सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं उसका। डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, है ना, और टिंकरिंग लैब, अटल पेंशन योजना, हम नाम पढ़ करके चले जाएंगे। उससे आपने समय तो दिया ही, लेकिन बात नहीं बनेगी। करना क्या होगा हमको? हमको तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो होता है वो होता है क्यों इस स्कीम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना या स्किल इंडिया की अगर हम बात करें, स्किल इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव मतलब बनाया क्यों गया है इसको, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो स्कीम में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि स्कीम के डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे बच्चों तो बहुत पेजेस होते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन होते हैं। कैसे पढ़ेंगे आप उसको? तो सारा चीज नहीं पढ़ना। यूपीएससी भी इस चीज को समझता है कि हम मेमोरी मास्टर का एग्जाम नहीं ले रहे, हम जागरूक स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहे हैं, जो आने वाले समय में एक डिस्ट्रिक्ट, एक बड़े बड़े एरिया को संभालेगा या संभालेंगी, जो प्रेशर में डिसीजन ले सकेंगे। तो सबसे पहले उसका नाम जान लीजिए, साथ में ऑब्जेक्टिव जान लीजिए, ये जान लीजिए कि वो किस मिनिस्ट्री में आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर वो लॉन्च हुई है, और उसकी नोडल एजेंसी क्या है, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। इससे ज्यादा आप जाएंगे तो आपकी इच्छा है, लेकिन इतना ही पढ़ना चाहिए स्कीम में। तो तुलसी, क्या अब आपको समझ में आ गया जो आपके मन में एक डाउट था? यस सर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों, किस मिनिस्ट्री में, और नोडल एजेंसी क्या है, बस अब आपको ये पढ़ लीजिए। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, और एक होता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि यूपीएससी ने इस एग्जामिनेशन को ऐसा डिजाइन क्यों किया। अच्छा, एक चीज और है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में थोड़ा सा समय होता है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा समय होता है, और इसके बीच में भी समय होता है। तो हम एक रफ मान लेते हैं कि इन पूरे इस एग्जामिनेशन में 1 साल का समय लगता है। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है ये कि भाई प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद ऐसा तो कोई झंझट है नहीं कि भाई कॉपी चेक करने वालों की कमी है। करने को तो ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज बुधवार है तो अब भाई आप मंडे को ले लीजिए प्रीलिम्स, ट्यूसडे को मेंस, और उसके बाद वेंसडे को आप ले लीजिए इंटरव्यू। 3 दिन में यूपीएससी का एग्जाम हो गया। और आप भी इस बात को मानेंगे कि एवरेज ईयर जो अगर निकाला जाए, औसतन ईयर अगर समय निकाला जाए, तो आपकी तैयारी के लिए कम से कम 1 साल तो लगता ही लगता है। और मैं ये एवरेज बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई 7 महीने 8 महीने में तैयारी कर ले और वो निकाल भी ले, लेकिन औसतन जो एवरेज है वो 1 साल लगता है। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो एग्जाम है ये भी लगभग लगभग 1 साल तक चले जाते हैं। तो ये क्या चीज है भाई, हमारे समझ की तो बाहर की चीज लग रही है कि एग्जाम खुद भी इतना लंबा। प्रीलिम्स आज हो रहा है तो महीनों बाद मेंस हो रहा है, फिर इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, उसमें भी समय लग रहा है, तैयारी में भी इस समय लग रहा है। तो पहले 1 साल तो आपने तैयारी की, अगले साल आपने एग्जाम दिया। इसके पीछे बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है स्टूडेंट्स, और वो ये कि देखिए, जो मैंने आपको बताया, पीआईबी और यूपीएससी के नोटिफिकेशन ये कहते हैं, कि 2023, 2022, 2021 और अभी भी 25 और 26 में भी हमेशा, ये आप इसको चेक कीजिएगा,
जो एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन भरे जाते हैं वो लाखों में होते हैं. दोज आर इन lakhs. The number of applications which are filled, एप्लीकेशन जो होते हैं ये लाखों में होते हैं. तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है ये एक तरीके का एलिमिनेशन राउंड है. एलिमिनेशन राउंड. और इसलिए मैंने आपको बोला कि ये लाखों से हजारों पे आ जाते हैं. तो उन लोगों को इसमें से क्रीम से हटा दिया जाता है. तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि करंट अफेयर को और आंसर राइटिंग को कभी भी अलग मत रखिएगा, क्योंकि ये पूरा एक साल जो होता है ना, ये आपकी एक जर्नी होती है. इसमें कोई भी चीज आगे नहीं रखी जाती, कोई भी चीज बात के लिए नहीं टाली जाती. ये साथ के साथ चलते हैं. ठीक है. तो इसके बीच का जो गैप है उसको देने का मतलब ही ये है कि अपनी तरफ से आप पूरी की पूरी तैयारी करें, और उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. जो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, क्योंकि शायद वो SG310 ऐसा कुछ था, कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई हमको कितने समय का करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा. और ये देखिए, आपके मन में भी डाउट था, आज ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल के करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे. ऐसा बोला जाता है. बोला जाता है मतलब कौन ये बोल रहा है? ये बोल रहे हैं वो लोग, ये बोल रहे हैं आपके आदित्य श्रीवास्तव, शक्ति दुबे, जो लोग एग्जाम को क्लियर करते हैं. मैं बैठ करके बड़ा ध्यान से देखता हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और उस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि भाई स्टूडेंट तो ये भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये जो है इसका हो जा रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है. यहाँ पर करंट अफेयर का रोल आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि करंट अफेयर्स जो है, जैसे मान लीजिए आप 2028 में देने जा रहे हैं, तो जिस तारीख को आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 24 जून 2026, इस तारीख को आप देने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 1.5 साल का करंट अफेयर पता होना चाहिए. ठीक है. 1.5 साल. अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो बुक मत खत्म कीजिए, क्योंकि लगभग मैंने देखा है 60 से 70% स्टूडेंट जो होते हैं, फ्रॉम 60 to 70% स्टूडेंट, दे कंप्लीट द बुक. बुक को नहीं कंप्लीट करना है, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है. आपको अपने दिए गए करंट अफेयर को खत्म करना है. तो ये छोड़ दीजिए कि अगर आपको ये लगता है कि आपने 15 बुक से पढ़ाई की है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं. नहीं. आप भले ही एक बुक से पढ़े हो, लेकिन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. ठीक है. तो जो सवाल था कि भाई हमको 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है, अगर आप सेफ गार्ड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सेफ रखना चाहते हैं अपने आप को, तो सिर्फ 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़िए. ठीक है. और ये काफी होंगे आपके लिए. और जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, जैसे ये 24 तारीख है, तो 24 मई के बाद के कितने भी बड़े करंट अफेयर हो, वो नहीं पूछे जाएंगे. कारण इसका ये होता है कि अगर 24 जून को आपका एग्जाम है, तो लगभग लगभग 27 या 28 तारीख तक आपके पेपर छप चुके रहते हैं. 4 या 5 को वो हेड ऑफिस से निकल जाते हैं. इसीलिए कितना भी बड़ा करंट अफेयर हो, वो अब उसमें ऐड नहीं हो सकता. पेपर तो प्रिंट हो गया, लेकिन 1.5 साल जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं
करंट अफेयर्स जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम होता है। ये जो चीज है, ये मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से 20 लोगों को ही पता होता है। देखिए, इसके बारे में मैं, अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर बात की थी, और मैंने आपको बोला था कि मैं ये आपको आगे चल करके बताऊंगा। ठीक है, कि करंट अफेयर्स यूपीएससी और मेंस के लिए अलग होता है, तो हम उसको कैसे कवर करें। ठीक है, देखिए, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछता है आपसे। स्कीम का नाम पूछेगा, रिपोर्ट का नाम, जैसे लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। अब ये जो रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है? ठीक है, चलिए इसको आप गूगल कीजिएगा, आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूँ। ठीक है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? और इस पर बेस्ड जो गवर्नमेंटल बॉडीज वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। ये WWF का रिलीज, चलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो है, ये WWF रिलीज करता है, जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ठीक है, ऐसे ही होता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो प्रीलिम्स, ये करंट अफेयर्स में आते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा स्कीम, रिपोर्ट, MCQs के फॉर्म में। ठीक, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन जो है थोड़ा सा इन डेप्थ पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा वो इन डेप्थ चला जाता है। अब मेंस में थोड़ा सा एनालिटिकल, जो मैंने आपको बार बार बोला है, एनालिटिकल और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, प्रीलिम्स के तैयारी के दौरान ही बच्चा मेंस के लिए रेडी हो जाता है, भले उसको प्रीलिम्स ना निकला हो। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हर एक चीजें लिखने की नहीं होती, वो कुछ चीजें आप समझिए भी, कुछ चीजें आप अपने मन में रखिए, अपना ओपिनियन बनाइए कि भाई क्या 2026 जो भी आ रहा है, क्योंकि 2025 तो पूरा वॉर में फंसा रहा, तो क्या 2026 भी उसी तरीके का रहेगा? क्योंकि अगर रहेगा तो आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद सुना हो, जिसका नाम है आईपीसीसी। इसका नाम है आईपीसीसी। और ये जो आईपीसीसी है, ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल, ये भी आप इन्वायरमेंट में पढ़ लेंगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब स्टूडेंट, आप एक चीज बताइए, जैसे आपको पता चलता है कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका लेवल इतना हो गया है, तो ये आपको कौन बताता है? न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर वालों को कौन बताता है? चलिए सरकार बताती है। सरकार को कैसे पता चलता है? मोदी जी तो है नहीं यहाँ पर, तो कैसे पता चलेगा? गडकरी जी भी नहीं पता कर सकते, तो ये पता कैसे चलेगा? ये जो है, ये इन रिपोर्ट्स से आता है, और इन रिपोर्ट से जब ये आता है, ये रिपोर्ट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं एनालिटिकल डेप्थ, इम्पैक्ट, प्रोज एंड कॉन्स, क्या सही होगा क्या गलत होगा, इस तरीके के MCQs बनते हैं आपके। लेकिन जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं और मेंस के लिए आपको अचानक से करंट अफेयर्स मिला, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या ये इंफॉर्मेशन मैं अपने किसी मेंस एग्जामिनेशन में यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं करंट अफेयर्स को यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल।
आपके कैसे भी डाउट्स हो, आई एम रेडी टू टेक डाउट्स, एनीथिंग। अच्छा, दिव्यांशु का पूछना है कि कौन से टॉपिक में कौन सा इंफॉर्मेशन वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। तो दिव्यांशु देखिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि इसके लिए आपको ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो यूपीएससी गोल्ड बोला जाता है उसको। यूपीएससी गोल्ड बोलने का रीजन ये है कि हम कभी भी अपने सिलेबस के बाहर नहीं जाते। अब हम सिलेबस के बाहर नहीं गए और आपने सॉल्व किया है पेपर, तो ज्यादातर चांस ये है कि वो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएगा। लेकिन लिखना तो आप ही को है। जब आप उसको लिखेंगे तब आपको याद रहेगा, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो मैं अभी के लिए तो ये बोलूंगा कि ज्यादा इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो मे बी सम अदर टाइम हाईलाइट मैं हाईलाइट करके बता दूंगा कि देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोई और डाउट? एक बार हम तेजी से एक बार हम तेजी से आपको एक मैं ये बता दूं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी प्रिपरेशन का एक अभिन्न अंग है। एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन इज योर करंट अफेयर्स। एंड वी हैव डिस्कस्ड, आज हमने देखा कि करंट अफेयर्स कैसे कवर किया जाता है। उसके साथ कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, जिसको दूर करना जरूरी था, और आज हमने उसी के ऊपर बात की। ठीक है। कोई भी डाउट्स हैं आपके से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्रदीप, पिछले साल का जो पीवाईक्यू होता है ना, वो दो तरीके का होता है। देखिए, यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछती, लेकिन टॉपिक जरूर पूछ लेती है। तो अगर आप पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो काफी होगा। ठीक है। लोग करने को बहुत करते हैं, लेकिन 5 से 7 साल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी इनफ प्रदीप। और कोई डाउट स्टूडेंट्स? प्रदीप देखिए, 10 साल का अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने तो जैसे आपको बोला कि यूपीएससी जो है ना वो एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करती। 2013 में जब कुछ मेजर चेंजेस हुए थे, तो 2013 से 2016 तक उन्होंने खास पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा। 2016 से 2018 तक उन्होंने अलग पूछा। 2018 से 20 अलग था, और 2021 से लेकर के 24 तक अलग अलग टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है, तो बिल्कुल आप 2-3 साल के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा। उसमें ये देखिएगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो चीज कीजिएगा, जिसको बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। हो सकता है आने वाले समय में इस दिन हम बैठ के पीवाईक्यू एनालिसिस करें कि एक्चुअली पीवाईक्यू क्यों बोला जाता है कि यूपीएससी गोल्ड है। और लगभग 90% फैकल्टीज और 99% स्टूडेंट पीवाईक्यूज एनालिसिस नहीं जानते। ठीक। स्टूडेंट कोई भी डाउट इसमें?
चलिए, तो ये 1 घंटे का जो सेशन था, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत मदद करेगा करंट अफेयर्स में। और नीव आईएएस की तरफ से ये एक स्पेशल एडिशन था, क्योंकि हमने देखा था कि जो बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, वो भी इस एग्जामिनेशन में सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। कोई भी डाउट, लास्ट मिनट डाउट अगर आपके हैं तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नीव आईएएस के साथ। आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएंगे ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, जब भी आप दे रहे हैं, वो आपका निकल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन करंट अफेयर मिथ्स। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।